घर है या भिंडी बाजार। रोशनी अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी और उसे अकेले रहने की बहुत ज्यादा आदत थी। ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय वो अपने कमरे में बैठकर नेटफ्लिक्स देख रही होती है कि तभी उसकी माँ कुसुम आकर उससे कहती है, अरे रोशनी बेटा, दोपहर के 2 बज गए हैं, थोड़ा उठ जाओ और हम लोगों के साथ भी आकर बैठ जाओ। वैसे भी तेरे पापा तो काम पर चले जाते हैं और दिन में तू अपने फोन में बिजी रहती है। अरे माना, तेरे पापा काम करते हैं पर हम दोनों तो एक साथ रहते हैं ना, हमें तो एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलना ही चाहिए ना। माँ, अभी मैं व्यस्त हूँ। वो सब ठीक है रोशनी, लेकिन आज तेरे पापा की भी छुट्टी है। सब साथ में बैठेंगे तो एक दूसरे के दिल का हाल समझ पाएंगे, किसको क्या प्रॉब्लम है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। मैं तो कहती हूँ यही मौका है परिवार वालों के साथ समय बिताने का, इसलिए तू मेरे साथ चल, हम सब साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें करेंगे। नहीं माँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आपको जहाँ भी जाकर बैठना है आप बैठ जाओ, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो। आज मुझे पूरे 15 एपिसोड खत्म करने हैं। पर रोशनी बेटा, ये नाटक तो तू बाद में फिर कभी भी देख सकती है, अभी रहने दे। नहीं माँ, वैसे भी मेरा रोज कॉलेज होता है, आज के दिन ही तो मुझे थोड़ा आराम मिलता है। मैं कहीं नहीं जाने वाली और आज मैं यहीं बैठकर नाटक देखूंगी। आप प्लीज पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो और मुझे परेशान मत करो। रोशनी ये बोलती है और उसके बाद में नाटक देखने लगती है और कुसुम भी वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और रोशनी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आता है। रोशनी के पिता उसे कहते हैं, देख रोशनी बेटा, लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा है, कमाता भी अच्छा है, खुद का बिजनेस है उसका। अगर तुझे लड़का पसंद है तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ा दूं। ठीक है पापा, लेकिन देख लेना कि सब चीज मेरे हिसाब से हो। आप जानते हैं कि मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ और आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरे ससुराल में भी मुझे कोई कमी ना हो। हाँ रोशनी बेटा, तुझे वहाँ कोई कमी नहीं होगी। तेरे ससुराल वाले तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और वैसे भी घर में नौकर चाकर सब हैं। रोशनी भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों में रोशनी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है तो उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी उसकी ननद नीता कहती है, अरे भाभी, आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? अच्छा, आप पहले हमसे मिली नहीं ना, इसलिए घबरा रही हो। मैं हूँ आपकी ननद नीता, ये आपकी छोटी ननद प्रिया और ये आपके पति गोविंद और ये आपकी सासू माँ संतोष और ये आपके ससुर जी मोहनलाल और ये आपके जेठ गौरव और ये आपके छोटे जेठ पवन और ये आपके सबसे छोटे जेठ विनीत और मैं हूँ आपकी सबसे बड़ी जेठानी अनन्या और ये आपकी छोटी जेठानी मीनाक्षी और हम दोनों के बच्चे अभी स्कूल पढ़ने के लिए गए हैं। जब वो आएंगे तो उनसे भी आपको मिलवा दूंगी। इतने सारे लोगों को देखकर रोशनी हैरान हो जाती है और अपने मन में कहती है, हे भगवान, पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये लोग एक परिवार नहीं बल्कि एक राज्य बसाकर बैठे हैं। कितनी लंबी चौड़ी फैमिली है। ये घर है या भिंडी बाजार? इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी? क्या बात हो गई रोशनी, इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो गई क्या? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें हम सब लोगों की आदत पड़ जाएगी। चलो अब जल्दी से गृह प्रवेश करके घर में आ जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। अब रोशनी गृह प्रवेश करके अंदर आती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने सारे लोगों के बीच में उसका दम घुट रहा था, क्योंकि उसे शुरू से अकेले रहने की आदत थी। उसके मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई उसे आराम करने जाने के लिए नहीं बोल रहा था। अब रोशनी ने अनन्या से धीरे से कहा, भाभी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और कोई मुझे आराम करने के लिए भी नहीं बोल रहा। क्या मैं जाकर थोड़ी देर के लिए आराम कर सकती हूँ? ठीक है रोशनी, बस अभी हमारी बड़ी बुआ और छोटी बुआ आने वाली हैं। एक बार वो तुम्हारी मुंह दिखाई कर दें, उसके बाद तुम जाकर आराम कर लेना, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। रोशनी ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, अच्छा, अभी और लोग भी रहते थे जिनसे मिलना बाकी है। हे भगवान, ये घर है या भिंडी बाजार? कितने लोग रहते हैं इस घर के अंदर? रोशनी परेशान हो जाती है और उसके बाद फाइनली उसे थोड़ी देर के लिए कमरे में जाकर आराम करने का मौका मिलता है। तभी वहाँ पर गोविंद आता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। रोशनी उसे खुद से पीछे करते हुए कहती है, बस बस गोविंद जी, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ। आपके घर में तो इतने लोग हैं कि उनके नाम याद करने में ही मुझे 1 साल लग जाएगा। अच्छी बात है ना रोशनी कि वैसे तुम इकलौती थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी केयर करने के लिए कितने सारे लोग हैं जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी चिंता करेंगे। ध्यान रखेंगे गोविंद जी? माना कि मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी,
लेकिन मुझे इकलौती बेटी होने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे अच्छा लगता था जब हर कोई सिर्फ मेरी वैल्यू करता था। गोविंद ये बात सुनकर चुप हो जाता है। रोशनी भी आराम करती है और अगली सुबह रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और खुद से कहती है, मैं ससुराल में थोड़ी हूँ, मैं तो भिंडी बाजार में हूँ। इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाऊंगी तो मेरे हाथ पैर जवाब दे देंगे। कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो जल्दी बन जाए और इन सब लोगों के पेट में चला जाए। इसके बाद रोशनी पूरी रसोई को अच्छे से देखती है और सब लोगों के लिए वेजिटेबल पुलाव बनाकर रख देती है। थोड़ी ही देर में जब सारा खाना टेबल पर लगाया जाता है तो रोशनी के ससुर मोहनलाल ने कहा, क्या बात है, आज तो हमारी नई बहू ने अपनी पहली रसोई की रस्म में खाना बनाया है। मैं भी तो देखूं क्या पकवान बनाए हैं। मोहनलाल ये बोलकर जब बर्तन हटाकर देखते हैं तो उसके अंदर सिर्फ वेजिटेबल पुलाव था। ये देखकर मोहनलाल चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या कहें और संतोष कहती है, कोई बात नहीं जी, बहू ने जो भी बनाया बड़े प्यार से बनाया है, यही खा लेते हैं। और वैसे भी इतने दिनों से शादी का खाना खाकर हम थक भी तो गए थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। और वैसे भी वेजिटेबल पुलाव में इतनी सारी सब्जी डाली है तो ये तो अपने आप ही टेस्टी होगा। इतने प्यार से बनाया तो खाना तो बनता है। सब लोग चुपचाप जो भी रोशनी ने बनाया था खा लेते हैं और किसी भी तरह की बहस नहीं करते। अभी शादी को 1 ही हफ्ता हुआ था। रोशनी से कोई ज्यादा घर का काम भी नहीं करवाता था। हर कोई मिलजुल कर काम कर लिया करता था। फिर एक दिन जब गोविंद ऑफिस से घर आता है तो रोशनी कहती है, गोविंद जी, हम अलग घर में नहीं रह सकते हैं क्या? यहाँ पर हर कोई जब देखो मेरे कमरे में घुस जाता है, परमिशन तक नहीं लेता। अपने लिए कुछ बनाने जाओ तो 5-6 लोगों के लिए बनाना पड़ता है। मुझसे ऐसे घर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। रोशनी, तुम कैसी बातें करती हो? मैं शुरू से जॉइंट फैमिली में रहा हूं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं अपना कहने के लिए, और ये सारे लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं गोविंद जी? ये 21वीं सदी है। यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। हर कोई का मतलब होता है। अभी आपको थोड़ी जरूरत पड़ जाए तो देखना, ये लोग पलट कर भी नहीं देखेंगे। रोशनी और गोविंद ये बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से रोशनी के घर से कॉल आता है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है। उन्हें अस्पताल लेकर जाया जाता है और डॉक्टर कहते हैं, देखिए, उनके दिल में हार्ट स्ट्रोक के साथ और भी प्रॉब्लम है। हमें उनका ऑपरेशन करना होगा और कुल मिलाकर 10 लाख का खर्चा आएगा। हे भगवान, मेरे पापा का तो हेल्थ इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? बेटिया, तू हमारे घर की बहू है और तुम्हारे पिता हमारे भी कुछ लगते हैं। तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम सब किस काम आएंगे? हम सब एक परिवार हैं। इसके बाद रोशनी का पूरा परिवार पैसे जमा करता है और रोशनी के पिता का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। ये सब कुछ देखकर रोशनी को एहसास होता है और उसने कहा, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैंने रिश्तों को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि सारी बातें बिगड़ने से पहले ही संभल गई और मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना गलत सोच रही थी। अब मैं इस परिवार को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जिस घर को मैं घर है या भिंडी बाजार बोल रही थी वो तो मेरा खुद का परिवार था, और ऐसा परिवार जो हर जरूरत के समय एक दूसरे का साथ देने के लिए खड़ा रहता है। रोशनी को रिश्तों का मूल्य समझ में आ जाता है और उसके बाद वो कभी भी अपने परिवार के साथ ऊंची आवाज में और बुरी तरह से बात नहीं करती और खुशी खुशी उन लोगों के साथ रहती है। बिरजू एक शुद्ध शाकाहारी ढाबा चलाता था। पहले वो ढाबा उसके पिता मोहन चलाते थे और बहुत सारे लोग ढाबे पर खाने के लिए आते थे। वहां से 5 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। लोग मंदिर में पूजा के बाद ढाबे पर खाने के लिए आते थे। अरे मोहन भाई, रोटी और भिंडी मसाला देना। हाँ मालिक, बैठ तो जाइए। स्पेशल भिंडी मसाला दे रहा हूँ, रोटी के साथ मस्त लगेगा। पता है भाई, तुम्हारे भिंडी मसाले के लिए तो आता हूँ यहाँ। क्या भिंडी बनाते हो तुम? बिरजू तब छोटा था और ढाबा चलाने में अपने पिता की मदद करता था, लेकिन बिरजू को खाना बनाने का कोई शौक नहीं था। उसे मिट्टी से खेलना पसंद था। वो पत्थर से घर बनाता था। उस वजह से मोहन उसे डांटता भी था। उसके बाद बहुत दिन बीत गए। बिरजू बड़ा हो गया। मोहन बीमार पड़ गया। बिरजू की शादी हो गई और उसको एक बेटा भी हो गया। उसका बेटा 10 साल का हुआ तब मोहन का देहांत हो गया। जाने से पहले मोहन ने बिरजू से कहा, बेटा बिरजू, वो ढाबा मेरी जान है, उसे बंद मत होने देना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आपका ढाबा कभी बंद नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद मोहन ने आखिरी सांस ले ली। अपने मरते हुए पिता से बिरजू ने वादा कर दिया था। अब उसे वादा निभाना ही था, लेकिन उसे एक चीज ठीक से नहीं आती थी और वो है खाना बनाना। ढाबे पर लोग खाना खाने के लिए तो आते हैं, लेकिन बिरजू के हाथ में वो बात नहीं थी।
बिरजू भाई, बड़ा दुख हुआ मोहन भाई के बारे में सुनकर। अब क्या ही कर सकते हैं, रोटी और भिंडी मसाला देना 1 प्लेट। हाँ मालिक, मैं अभी लाता हूँ। बिरजू रोटी और भिंडी मसाला लाकर उस आदमी के सामने रख देता है, लेकिन खाते ही उस आदमी का मुंह बन गया। अरे ये क्या है, इस भिंडी मसाले में तो टेस्ट ही नहीं है। किसने बनाया है ये? जी मैंने बनाया है। क्या यार बिरजू भाई, इस भिंडी मसाले में वो बात ही नहीं है। अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा क्या? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे रुक जाइए मालिक। लेकिन वो आदमी नहीं रुका। धीरे धीरे ढाबा खाली हो गया। निराश होकर बिरजू घर चला आया। उसकी पत्नी सरला ने पूछा, क्या बात है, दुखी क्यों लग रहे हो? क्या करूं सरला, मैं पिताजी के जैसा भिंडी मसाला नहीं बना सकता। तुम मुझे सिखा सकती हो? वो तो मैं भी नहीं बना सकती उनके जैसा। एक वही थे, अब क्या होगा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बिरजू की जाने दुश्मन राघव को बहुत कुछ समझ आ रहा था। राघव बिरजू का चचेरा भाई था। राघव ने जैसे ही देखा कि सब लोग बिरजू का ढाबा छोड़कर जा रहे हैं, वैसे ही उसने अपने पिता को ये बात बता दी। मनोहर बहुत खुश हुआ। वाह बेटा वाह, क्या खुशखबरी लाया है तू। अब बारी है उन्हें मजा चखाने की। अब हम उसी के ढाबे के सामने हमारा रेस्टोरेंट बनाएंगे। रेस्टोरेंट बनाएंगे? लेकिन कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। पैसे उधार लेंगे और रेस्टोरेंट नहीं चला तो चलेगा कैसे नहीं? हम स्वादिष्ट खाना जो बनाएंगे, हम बनाएंगे बेस्ट भिंडी मसाला। कैसे पापा? मोहन चाचा जैसा भिंडी मसाला बनाना ना तो आपको आता है और ना ही मुझे। टेस्ट कैसे आएगा? मेरे पास एक प्लान है। राघव ने अगले ही दिन बहुत सारे लोगों से कर्जा ले लिया और अगले ही दिन से रेस्टोरेंट बनाने का काम शुरू हो गया। बिरजू ने अपनी पत्नी से कहा, मर गए, राघव और मनोहर चाचा रेस्टोरेंट बना रहे हैं। अब तो मेरे ढाबे पर कोई नहीं आएगा। 1 महीने के अंदर रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया और राघव ने बाहर लिख दिया कि यहाँ बेस्ट भिंडी मसाला मिलता है। नया साफ सुथरा रेस्टोरेंट देखकर लोग वहाँ जाने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर सब लोग उसी रेस्टोरेंट में जाकर खाने लगे। जो बचे खुचे लोग ढाबे पर आते भी थे, वो भी जाते वक्त बिरजू को 2-4 बातें सुनाकर जाते थे। अब बिरजू कैसे कहता कि उसे खाना बनाने का कभी कोई मन ही नहीं था। उसे तो पत्थरों से खेलना पसंद था। अब ये बात वो बोलने जाएगा तो लोग उसे पत्थर से ही मारेंगे। इसीलिए बिरजू चुप रहता और लोगों की बातें सुन लेता। धीरे धीरे उसके ढाबे पर लोगों ने आना बंद ही कर दिया। स्कूल में फीस न देने की वजह से उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया। घर में 2 वक्त चावल और साग बनने लगा। एक रात को बिरजू रो पड़ा। सब कुछ खत्म हो गया सरला, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। पिताजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा मत कहो, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। राघव इतना अच्छा खाना बना कैसे रहा है? टेस्ट कहाँ से ला रहा है वो? पता नहीं, सीखा होगा कहीं से। ये दोनों बाप बेटे सीखने वालों में से नहीं है। ये दोनों तो चोर लफंगे धोखेबाज हैं। मुझे लगता है कि ये दोनों मिलकर कुछ गलत काम तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो बाहर चला गया और उसका शक सही निकला। राघव कहीं जा रहा है। बिरजू ने उसका पीछा किया। राघव चुपके चुपके कसाई के पास गया और मटन की चर्बी खरीदी। मैंने सही पकड़ा था। बिरजू ने अपने मोबाइल पर पिक्चर उठा ली। उधर सरला की तबीयत खराब हो गई तो उसके बेटे मुन्ना ने कहा, माँ आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं? हाँ बेटा, कोशिश कर, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुन्ना रसोई गया और सामने भिंडी पड़ी थी। मुन्ना ने भिंडी मसाला बनाया। उधर मटन चर्बी वाली पिक्चर निकालकर बिरजू ने रेस्टोरेंट के बाहर चिपका दी। लोगों ने देखा और वो सब गुस्से से लाल हो गए। लोगों ने मनोहर और राघव को बहुत मारा और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बिरजू खुश होकर घर लौटा और सरला को सब कुछ कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्या होगा? हमारा ढाबा भी कैसे चलेगा? लीजिए भिंडी मसाला खाइए, मैंने बनाया है। बिरजू और सरला ने भिंडी मसाला खाया और उन दोनों की बोलती बंद हो गई। मुन्ना बेटा, तू तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा भिंडी मसाला बनाता है। सच? हाँ बेटा, तुझे तेरे दादाजी का टैलेंट मिला है। मुझे आज खाना बनाकर बहुत अच्छा लगा। मैं खाना ही बनाना चाहता हूँ। वाह बेटा, रुक जा, मुझे एक आइडिया आया है। मैं पत्थरों को भिंडी के शेप में काटकर हरा रंग करता हूँ और उन भिंडियों से ढाबा बनाता हूँ। लोगों को देखकर ही लगेगा कि ये शुद्ध शाकाहारी ढाबा है। वाह पापा, हम दोनों बाप बेटा मिलकर भिंडी ढाबा चलाएंगे। और फिर क्या था? बिरजू ने पत्थर की भिंडियों से ढाबा बनाया और ढाबा चल पड़ा। मुन्ना खाना बनाने लगा और बिरजू बाकी काम संभालने लगा। ऐसे ही बाप बेटा मिलकर मोहन का भिंडी ढाबा चलाने लगे और खुशी खुशी रहने लगे।